हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 6 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन के टॉपिक्स करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है। सजीव क्या करते हैं, उनके अंदर गति होती है, उनके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जिसके अंदर जीवन हो, तो ये गति करते हैं। ये बिना किसी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। इनका एक निश्चित जीवन काल होता है, जैसे इंसान का, कुत्तों का, बिल्ली का, किसी और जानवर का, सबका एक निश्चित जीवन काल होता है। नहीं तो कोई पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, वो कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई निश्चित जीवन काल नहीं है। ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे बिना किसी की सहायता से गति कर सकता। तो सजीव भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, वो अपनी जैसी संतान को जन्म देते हैं, उनके अंदर वृद्धि होती है। बेशक वो वृद्धि हमें बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके अंदर वृद्धि होती है। उत्सर्जन होता है, पोषण के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अपने शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं। निर्जीव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो। लेकिन हम सजीव को मापने के लिए भी एक जैसा पैमाना यूज नहीं कर सकते। जैसे पौधे होते हैं, वो सजीव की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी वो गति नहीं कर सकते अपने बिना किसी की सहायता के। तो पौधों की गति नहीं करने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो सजीव नहीं है। वो सजीव हैं, क्योंकि बाकी की प्रक्रिया सारी की सारी उनके अंदर हो रही है। वो अपनी जैसे संतान को जन्म दे सकते हैं, उनके ऊपर जो बीज वगैरह लगते हैं उससे एक बिल्कुल नया पौधा तैयार हो जाता है, और उनके ही जैसा पौधा होगा। वो उस नए पौधे के गुण उस पुराने पौधे से बिल्कुल मिलेंगे, तो वो अपने जैसे संतान को जन्म दे सकते हैं। तो पौधे भी किसके अंदर आते हैं, सजीव के अंदर आते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। अब हमें पता है कि सजीव को एक जगह से दूसरी जगह पर गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा वो कहाँ से लेगा, वो किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा लेगा। अब जैसे हम हैं, हमें अगर 4 दिन खाना ना दिया जाए तो क्या हम उसी गति से चल सकते हैं, दौड़ फिर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, कोई वज्र उठाने के लिए, गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हम किससे लेते हैं, हमारे द्वारा लिए गए भोजन से। तो जो भोजन हमने खाया है वो यूं तो नहीं है कि उसमें सीधी ही ऊर्जा हमने खाया और हमें ऊर्जा मिल गई। उसके लिए क्या होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य होता है। उसके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम मिलते हैं। मैं आपको एक एक करके बिल्कुल सारे पॉइंट अच्छे से समझा दूंगी, बस आप लास्ट तक पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम उसके अंदर मिल जाते हैं, फिर वो अलग अलग भागों में टूट जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हैं। अब जो भी खाना हमने खाया उसमें ये तो नहीं है ना कि सारे के सारे खाने से हमें एनर्जी मिली है, या फिर सारे के सारा खाना हमारे शरीर ने प्रयोग कर लिया। उसमें बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ होता है जिसको शरीर से बाहर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो पूरा एक सिस्टम चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। मतलब इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग कार्य होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे हम सो रहे हैं, मान लीजिए रात को, हमें उस टाइम ऊर्जा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के बहुत सारे अंग उस समय भी कार्य करते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जिंदा रखना है। जैसे हमारा हृदय हर समय पूरे शरीर को खून पहुंचाता रहता है। अगर रात को हम सो रहे हैं, उस टाइम हम ये सोचे कि अब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, और हृदय ब्लड पंप करना कम कर दे या बंद कर दे उसको, तो उस टाइम पे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए और कार्य करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए जो भी सारे काम किए जाते हैं, उन सबको ही मिलाकर जैव प्रक्रम बनता है। हम अकेले खाना हजम होने को, या हम अकेले सांस लेने को, हम अकेले चलने फिरने को, हम अकेले ब्लड यानी खून को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, उसको हम जैव प्रक्रम नहीं कह सकते। सारे का सारा सिस्टम मिलकर जैव प्रक्रम बनाता है। अब मान लीजिए हमने खाना खा लिया और वो हजम हो गया, उस खाने से जो पोषक तत्व हमें मिले हैं और जो हमने सांस लिया उससे जो ऑक्सीजन हमें मिली है, वो पूरे शरीर के अंदर हर कोशिका के अंदर पहुंचनी जरूरी है। अगर एक भी कोशिका के अंदर नहीं पहुंची ऑक्सीजन और जो भी पोषक तत्व है, वो कोशिका मर जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके तो हमारे शरीर के सारे अंग खत्म हो जाएंगे। तो हर कोशिका तक सारे पोषक तत्व पहुंचना जरूरी है। तो उसके लिए हमें अलग परिसंचरण की आवश्यकता पड़ी। अब सांस लेने के लिए हमारा अलग से बिल्कुल सिस्टम है, श्वसन तंत्र जिसको हम बोलते हैं। खाना हजम करने के लिए बिल्कुल अलग से तंत्र, सभी के सभी अलग अलग अंग बनाए गए हैं, सबका अलग अलग काम है। ऐसे ही हमारे पास जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका बिल्कुल अलग काम है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ चोट लगी है, हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो अगर हमारा तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ठंडा या गर्म कैसा महसूस हो रहा है। तो हमारे शरीर का हर अंग और तंत्र अच्छे से काम करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारा एक भी तंत्र, एक भी भाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसी टाइम पे हम बीमार हो जाएंगे। बीमारी का मतलब ही क्या होता है, हमारे शरीर में हर भाग को एक अलग अलग काम सौंपा गया कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, सबका
सबका अलग काम है। अगर कोई एक भी हिस्सा पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है जो उसको सौंपा गया है, तो उसी टाइम पे हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसी टाइम हम खुद को क्या कहेंगे, अस्वस्थ हैं हम। आपको जैव प्रक्रम के बारे में पता चल गया होगा। हम किसी एक सिस्टम को जैव प्रक्रम नहीं कह सकते, ये सारे के सारे तंत्रों को मिलाकर एक बनता है जैव प्रक्रम। इस लेसन का सबसे पहला टॉपिक है पोषण। पोषण के अंदर क्या होता है, भोजन ग्रहण करने और उससे प्राप्त ऊर्जा का शरीर के विभिन्न प्रक्रिया में प्रयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से होकर गुजरता है। उसके बाद वो खाना छोटी आंत में जाता है और वहां पे उसका खून के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो जो पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं वो खून के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर हर कोशिका के पास पहुंच जाते हैं और उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम दैनिक जीवन के सारे कार्य करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, पोषण। पोषक के अलग अलग तत्व होते हैं और उसी के हिसाब से हमारा शरीर उनका पाचन करता है और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे प्रोटीन को हमारा शरीर अलग तरह से हजम करता है, विटामिन को अलग तरह से, शर्करा को अलग तरह से, वसा को अलग तरह से, और इन सबके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे भोजन का कोई हिस्सा हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने के काम आता है, कोई हिस्सा हमारे शरीर को ऊर्जा देने के काम आता है, कोई हिस्सा हमारे शरीर में फैट, हमारे जो वजन वगैरह उसको बढ़ाने के काम आता है। बहुत सारे काम होते हैं, सबके अलग अलग। हम पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण दो तरह का होता है, एक तो स्वपोषी और एक विषम पोषी। तो स्वपोषी के अंदर हमें नाम से ही पता चल जाता है कि बहुत सारी चीजें ना उसके नाम के अंदर ही होती हैं, आपको ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं होता। आप उसके नाम के अंदर से ही उसकी परिभाषा बना सकते हो, रटना नहीं। एक तो पहली बात, कुछ भी आपको रटना नहीं है, आपको हर पॉइंट समझ के चलना है। तो आपको कोई भी परिभाषा याद करने की, ऐसे सिर हिला हिला कर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको आसानी से कर लोगे। अब इसके नाम के अंदर है स्वपोषी, स्व मतलब खुद, स्वयं, और पोषी मतलब पोषण। तो जो अपना पोषण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषी। और विषम, विषम मतलब दूसरे, तो जो अपना पोषण दूसरों की सहायता से करते हैं उसे विषम पोषी कहते हैं। अब अपने आसपास आप नजर डालकर देखिए, सिर्फ पौधे ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब के सब दूसरे का बनाया हुआ खा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमने हमारे घरों में जो खाना बनाया, जो रोटियां बनाई, वो खुद बनाई है? नहीं, जो हम अनाज लेकर आई है वो पौधों के द्वारा दिया हुआ है। फिर हम कह रहे हैं कि जो फसल हमने उगाई है वो तो हमारे द्वारा उगाई गई है, तो वो सिर्फ हम उसका एक माध्यम बनी है। वो हमें किसने बनाकर तैयार करके दी है? पौधों ने। तो सिर्फ पौधे ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों को भी देते हैं, बाकी का कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना खाना खुद बना सके। अब जो जानवर हैं उनको भी हम हरा चारा वगैरह कहाँ से डालते हैं? पौधों के माध्यम से। फिर वो हमें दूध देते हैं और उस दूध वगैरह का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ पौधे ही स्वपोषी हैं, बाकी के सारे प्राणी विषम पोषी की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब हम कह सकते हैं कि वे प्राणी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के अंदर भोजन का निर्माण बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में पानी जड़ों के माध्यम से लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये अपने आसपास के वातावरण से, और जो पानी लेते हैं वो जड़ों के माध्यम से। और इसके अलावा में दो चीजें और चाहिए, एक तो सूर्य का प्रकाश और साथ में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वगैरह के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देख लेते हैं। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया पौधों ने, साथ में पानी, तो उसकी वजह से एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है पानी और साथ में ऑक्सीजन। यहाँ उत्पाद के रूप में जो ग्लूकोज बन रहा है इससे से पौधे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा है पहले वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको वो अलग अलग रूप में स्टोर कर लेंगे। जैसे वो जड़ के रूप में, वो तने के रूप में, या फिर वो फूलों के फलों के रूप में, किसी के भी रूप में कर सकते हैं। जैसे गन्ना तने के अंदर स्टोर कर लेता है, जैसे कोई गाजर मूली वगैरह जड़ के अंदर स्टोर कर लेती है, फिर हम उसका सेवन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ग्लूकोज बनता है पहले वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जो भी पौधा है, फिर वो उसको स्टोर कर लेगा। उसके बाद जो पानी बनेगा ये पत्तियों के अंदर उसका हो जाएगा वाष्पीकरण, मतलब जो भी पानी बना है पत्तियां उसका वाष्पीकरण कर देंगी। साथ में ऑक्सीजन बनती है जिसको पौधे वातावरण के अंदर छोड़ देते हैं। जो विषमपोषी प्राणी होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी के ऊपर ही निर्भर होते हैं। हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो सारे का सारा कहाँ से मिलता है? हमें पौधों से, या फिर हम कह सकते हैं दूध वगैरह लेते हैं, दही, वो सारे ही कहाँ से आता है? जानवरों से। तो अब जानवरों को अगर खाना नहीं मिलेगा, उनको हम हरा चारा नहीं डालेंगे तो वो कहाँ से देंगे दूध? तो इसलिए हम जितने भी प्राणी हैं परपोषी, हम विषमपोषी प्राणी हैं, तो हम किसके ऊपर निर्भर हैं? स्वपोषी मतलब पौधों के ऊपर। अब हम एक एक करके पौधों के बारे में आगे देखते हैं कि जो गैसों का आदान प्रदान वगैरह होता है वो कैसे होता है।
स्वपोषी पोषण के अंदर जो भी आवश्यकताएं होती हैं ऊर्जा की, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट लेंगे पदार्थों को, और जो हमारे पास क्लोरोफिल है और साथ में सूर्य का प्रकाश है, उसकी उपस्थिति की वजह से तो ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। मैं पहले आपको एक बार उत्प्रेरक भी बता देती हूँ। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम किसी पौधे को सनलाइट के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। अगर सनलाइट उसके अंदर उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ऐसे ही क्लोरोफिल के अंदर होता है। क्लोरोफिल हरे पत्तों के अंदर होता है। अगर पत्ता हरा नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अब हमें किस किस की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और साथ में जल की। फिर क्लोरोफिल की सहायता से वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी वगैरह लिया था वो किसके अंदर बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो हम जो खाना खाते हैं फिर वो उसके अंदर से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। पौधों के अंदर आपने ध्यान से कभी देखा होगा, ऐसे पहले मेन एक पाइपलाइन की तरह आती है, मतलब मेन शिरा जिसको हम बोलते हैं, मुख्य शिरा। फिर वो ऐसे एक 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 करके आगे के भागों में बट जाती है। जैसे आपके घरों में जो पानी की पाइपलाइन आ रही है वो पहले मोटी पाइपलाइन होती है, फिर वो अलग अलग हमारे घरों में चली जाती है, सारी गलियों के अंदर चली जाती है, फिर वो आगे अलग अलग घरों में चली जाती है, फिर वो हमारे घरों में आगे जाकर बट जाती है। जैसे हमारे बाथरूम वगैरह के लिए अलग होगी, रसोई के लिए अलग होगी। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न इसके अंदर होता है। इसके अंदर एक मेन मोटी शिरा आती है जिसके अंदर से पानी आता है, फिर वो अलग अलग भागों के अंदर बट जाती है। आप सबने पत्ते को देखा होगा, पत्ते के एक तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं और दूसरी तरफ एक प्लास्टिक के पॉलिथीन के कवर की तरह होता है। जैसे किसी कागज के ऊपर लेमिनेशन चढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वो दो अलग अलग परत होते हैं, उत्तरी बाह्य त्वचा बोलते हैं और एक निचली बाह्य त्वचा। तो इस तरह से वो बाउंड्री की तरह काम करती है। और उसके अंदर होते हैं एक तो हरित लवक जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एक होते हैं वायु कोश जिसके अंदर जो भी वायु बाहर से आ रही है वो इकट्ठा होती है। बीच बीच में खाली जगह होती है, जैसे किसी फोम वगैरह के अंदर होती है ना बीच में खाली जगह, पार्टिकल्स के कणों के बीच में, तो वैसे ही सेम इसके अंदर होती है जिसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है। और एक इसके अंदर होती है द्वार कोशिका। द्वार कोशिका के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे कार्य करती है। और ये हमारे पास क्या होती है, सिरा। ये हमारी मध्य सिरा मतलब मुख्य सिरा, जो हमारे घरों में मेन पाइपलाइन होती है ना बीच में, फिर वो आगे ऐसे अलग अलग भागों में बट जाती है। तो ये इस तरह से क्या होती है हमारी मध्य सिरा। ये पर्णपटल, पर्णपटल मतलब जो हमारा पत्ता है उसका पटल, उसकी ऊपरी सतह। तो जब हम इस तरह से इसको कट करेंगे, कट करने के बाद ये आपको यहाँ जो दिखा रखा है वो इसका अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ ऊपरी परत है और यहाँ निचली परत है, और उसके बीच में होती है हरित लवक, और उनके बीच में खाली जगह होती है हवा के लिए। और यहाँ मेन गेट की तरह काम करती है द्वार कोशिका। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं वो देखते हैं। क्लोरोफिल के अंदर सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना और क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकती। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो प्रकाश ऊर्जा से तो हमारा काम चलेगा नहीं, हमें जो ऊर्जा चाहिए वो अलग रूप में चाहिए। तो फिर उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसकी वजह से वो सौर ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाएगा। जो जड़ों के अंदर से पौधों ने पानी सोखकर पत्तों तक पहुंचाया है वो पानी अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। तो पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पत्तों ने सोखी है, अब आगे हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोई हवा है वो पत्तों के अंदर कैसे जाती है। तो जो पत्तों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेप बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे इसमें दे रखा है। हो सकता है ये स्टेप पहले हो जाए और फिर दिन में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो जाए। कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल स्टोर होता है। तो कोशिकांग या एक शब्द है मतलब कोशिका का अंग। तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का एक अंग होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये हरे रंग के बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि द्वार कोशिका काम कैसे करती है। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कोई एक पत्ता है, उसके बीच में हरित लवक है, यहाँ से गैसों के आने जाने के लिए एक रास्ता है। तो उसके दोनों तरफ जो कोशिका होती है उसको हम द्वार कोशिका कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जैसे द्वार होता है ना हमारे घर का, हम उसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। अब इसके अंदर ये खुलेगा और बंद कैसे होगा, जब ये द्वार कोशिकाएं इनके अंदर पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से ये फूल जाती हैं और फूलने की वजह से ये अलग अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इनके अंदर जो रास्ता बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसों के आने जाने के लिए, आदान प्रदान होने के लिए। और जब इनके अंदर का पानी सूख जाता है तो उस टाइम पे ये इस तरह से सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने की वजह से एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं और नजदीक आने की वजह से इनके बीच का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है।
तो पत्तों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास खुला रंध्र छिद्र है क्योंकि इसके अंदर से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। इसके अंदर पानी की मात्रा अभी ज़्यादा है जिसकी वजह से दूर दूर हो गई है फूलने की वजह से, और यहाँ पे हमारे पास पानी की मात्रा कम है जिसकी वजह से ये सिकुड़ गया और सिकुड़ने की वजह से बंद हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं बंद रंध्र। तो इस तरह से पौधे गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं और पानी को भी नियंत्रित करते हैं। जो पौधे जड़ों से पानी सोखते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 2% तक ही यूज किया जाता है, बहुत ही कम। जितना टोटल पानी उन्होंने सोखा है जड़ों से पत्तों तक जो पानी पहुंचा उसका सिर्फ 1 से 2% ही यूज होगा, बाकी सारा का सारा पानी वाष्प उत्सर्जन में भाप बन के उड़ जाएगा। तो जब पानी की मात्रा कम हो जाती, बहुत ही कम पानी होता है पौधे के पास, तो उस टाइम वो वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्र छिद्र को बंद कर देता है और एक तरह से पत्ता सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है और हमें साफ पता चल जाता है कि इसके अंदर पानी की कमी है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो उस टाइम पे पत्ता बिल्कुल एक तरह से खिला खिला रहता है ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वाष्प उत्सर्जन हो सके, मतलब जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ सके, वातावरण में जा सके और उसके अंदर जो पानी है उसका बैलेंस बन सके। सौपोषी पौधों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कुछ कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। ये तो हमें पता है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। उसको उसके अलावा भी कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो डीएपी या खाद वगैरह हम खेतों के लिए लेकर आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कितने % नाइट्रोजन है, इतने % फास्फोरस है। तो वो किस लिए होता है? पौधों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। अगर हम उसको अच्छे से खाद वगैरह देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ उपलब्ध करवाएंगे तो वो पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा, ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर फल वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से लगेंगे। तो इसलिए क्या होती है, कुछ कच्ची सामग्री होती है जिसकी जरूरत पौधों को पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है विषम पोषी पोषण। ये वो होते हैं जो किसी दूसरे का बनाया हुआ भोजन करते हैं, जैसे कि हम पौधों द्वारा तैयार किया गया भोजन करते हैं। वो फल, फूल, सब्जी इत्यादि किसी के भी रूप में हो सकता है। जो अनाज हम खाते हैं वो भी सारा पौधों के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे ही जो जीव जंतु होते हैं जैसे गाय, भैंस वगैरह, वो भी विषम पोषी होते हैं क्योंकि उनके आगे जो चारा हम डालते हैं, घास वगैरह, वो सारा कहाँ से होता है? पौधों द्वारा तैयार किया जाता है। वो गाय भैंस खुद उसको तैयार नहीं करती, तो वो सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? विषम पोषी के अंदर। जो भी भोजन हम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी जटिल संरचना है, तो उसको हजम करने के लिए, उसको शरीर द्वारा अवशोषित करने के लिए अलग अलग क्रियाकलापों की जरूरत पड़ती है। जो हमारे पास एक कोशिकीय जीव होते हैं वो तो उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और आसानी से उसका त्याग कर देते हैं क्योंकि उसकी सारी की सारी जो बाउंड्री है, मतलब जो भी हिस्सा है, वो पूरे का पूरा बाहरी वातावरण से कनेक्ट होता है, सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो वो वहीं से उसको ग्रहण कर लेते हैं और वहीं से उसको छोड़ देते हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे शरीर की कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन वगैरह चाहिए तो वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो एक कोशिकीय जीव कैसे भोजन करते हैं वो देखिए। पहले अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये भोजन को ग्रहण कैसे करता है, उसका उत्सर्जन कैसे करता है। ये एक कोशिकीय जीव है तो इसके अंदर वो एक ही कोशिका सारे कार्य करेगी। जैसे हमारे शरीर के अंदर हर कोशिका का अपना अलग अलग कार्य है, हर ऊतक के हिसाब से वो अलग अलग उसकी संरचना की गई है, जैसा उसका कार्य वैसे ही उसकी संरचना है। लेकिन इसके अंदर एक ही कोशिका सारे कार्य करते हैं, वही उस भोजन को ग्रहण करती है, वही उत्सर्जित करती है, वही कोशिका की रक्षा करती है, वही बाकी के सारे काम करती है। तो अमीबा की अगर कहीं पे भी बात आ जाए तो आप कोई भी उल्टी सीधी आकृति बना दीजिए, वही हमारे पास अमीबा बन जाएगा। इसका कोई फिक्स डायग्राम नहीं होता। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अमीबा का भोजन है, तो वो इस तरह से अपनी आकृति बना लेगा कि इसको चारों तरफ से घेर सके। तो वो धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में इसको चारों तरफ से घेर लेगा। फिर वो पदार्थ उसके अंदर शामिल हो जाएगा और उसका पाचन कर लिया जाएगा। फिर जो भी अवशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसका इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको मान लीजिए पहले उसको यहाँ लेकर आ जाएगा, उसके बाद ये इस तरह से अपनी आकृति को बदल लेगा कि वो बाहर चला जाए, बाहर वातावरण के अंदर, और इसका शरीर दोबारा से उसी आकार में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर कोई पदार्थ है, फिर ये धीरे धीरे क्या करे, इसको हम बोलते हैं कूटपाद, मतलब इसके पैरों की तरह हो जाता है ये, ताकि उसको घेर सके। फिर उसको धीरे धीरे अंदर ले आता है और पूरी तरह से उसका पाचन कर लिया जाता है। अब एक कोशिकीय जीव तो इस तरह से अपना पाचन कर लेते हैं, लेकिन इंसानों का शरीर ऐसा नहीं होता। वो एक बहुत ही ज्यादा जटिल संरचना होती है जिसके अंदर पाचन के लिए अलग तंत्र होता है। ऐसे ही जो तंत्रिका तंत्र होता है, एक
जगह से दूसरी जगह पे सूचना पहुंचाने के लिए वो अलग होता है। श्वसन तंत्र अलग होता है, उससे उसके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ सांस वाला काम है। और उसके बाद हमारे पास होता है परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड को, खून को एक जगह से दूसरी जगह पर हर कोशिका तक पहुंचाया जाए। तो सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, वो हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको पौधों से रिलेटेड सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।